हमारी माटी हमारे लोग, हमारी माटी हमारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका म्हारी माटी म्हारे लोग में। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार पवन बंसल जी। नमस्कार। तो आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले जान लेते हैं पवन जी के बारे में। हरियाणा में खोजी पत्रकार के नाम से मशहूर श्री पवन बंसल जी का जन्म 10 जनवरी 1956 को रोहतक में अपने नाना फ्रीडम फाइटर तथा पंडित श्रीराम शर्मा के सहयोगी लाला नागरमल गुप्ता के यहाँ हुआ। देशभक्त परिवार से मिले संस्कारों के कारण वो कॉलेज में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि बेस्ट स्पीकर रहे। छात्र जीवन से ही वक्ता होने के साथ साथ पत्रकारिता के प्रति उनका रुझान, जुनून और योग्यता के कारण ही स्नातक शिक्षा के दौरान उन्होंने 1977 में इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के साथ बतौर संवाददाता काम करना शुरू कर दिया था। 1980 में नरवाना में हुए जहरीली शराब कांड, जिसमें लगभग 100 लोग अंधे हुए थे और लगभग 100 लोग मारे गए थे, उसमें पुलिस व आबकारी विभाग की मिलीभगत का भांडाफोड़ किया और बतौर खोजी पत्रकार अलग पहचान बनाई। जुझारू व अपने काम के लिए समर्पित पवन बंसल जी की योग्यता को वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक प्रभाष जोशी ने पहचाना और वो उन्हें 1987 में जनसत्ता में चंडीगढ़ ले आए। लगभग 45 सालों से खोजी पत्रकारिता का काम करते हुए उन्होंने हरियाणा की राजनीति पर 2 पुस्तकें लिखी, हरियाणा के लालों के सबरंग किस्से व गुस्ताखी माफ हरियाणा। इनकी प्रशंसा देश की पत्रकारिता में बड़े नाम रखने वाले कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह और प्रभाष जोशी के साथ साथ महान क्रिकेटर कपिल देव ने भी की। इसके अलावा पत्रकारिता में युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने तीसरी किताब खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे लिखी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान पर उनकी कर्म भूमि जींद में उन्हें बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजकल पवन जी गुस्ताखी माफ हरियाणा नाम से ब्लॉग चलाते हुए सबकी खबर लेते हैं और सबको खबर देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने पत्रकारिता शुरू की, ये पहली बार आपको अनुभव कब हुआ था कि जो देख रहे हैं उसे लिखना चाहिए? मैं बहुत युवा अवस्था में पत्रकार बन गया था। 1970 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज जेल में बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तब मैं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का जेल में रिपोर्टर बन गया था। अच्छा। वो भी एक संयोग था, इमरजेंसी अटेडी थी, कुलदीप नैयर संपादक थे अखबार के। मैं टूटी फूटी भाषा में चिट्ठी लिखी थी उनको कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया इमरजेंसी में, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने वो चिट्ठी मार कर दी। AP सक्सेना साहब जो एडिटर थे, उन्होंने सोचा बॉस ने रिकमेंड किया है। मेरे पास चिट्ठी आ गई, आपको बना दिया है। मैं साइकिल में घूमता फिर मेरे क्या बना दिया है, अंग्रेजी अखबार में स्टूडेंट इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर, पर मैंने अपनी मेहनत से मेंटेन किया। तो मतलब जो संजोग हो गया अचानक, जो आपने एक दुस्साहस किया था कहीं ना कहीं, और उस पर जो संजोग बना और फिर आपने अपने आप को सलायक बनाने की कोशिश की और आप छात्र होते होते एक अंग्रेजी के पत्रकार। उसके बाद मैं मतलब बीकॉम 4 साल में हो जाती है, मेरा उधर ही ध्यान हो गया पत्रकारिता। 5 साल में करीब 3rd डिवीजन में मैंने कोई MA हिंदी नहीं की, MA अंग्रेजी नहीं की, पर मैंने 3 किताबें लिखी रहना की गवर्नेंस के बारे में। मैंने खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे किताब लिखी, जिसका 2009 में प्रभाष जोशी ने विमोचन किया तैयार लिख पे। उन्होंने कहा कि मित्रों, इस किताब की प्रति लोकर में रख देना संभाल के। किसी ने कहा चला के ये सर लोकर में तो ज्वेलरी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, इस किताब में ऐसी क्या खासियत है। प्रभाष जोशी ने कहा कि आने वाले समय में पवन बंसल जैसे खोजी पत्रकार चिड़ियाघर में मिलेंगे देखने। और उन्होंने कहा कि भाई वो काफी दूर की सोच लेते थे। उन्होंने कहा वहाँ देखने मिलेंगे, तब ये आने वाली पीढ़ी देखी। तब मैं बड़ा इमोशनल हो गया था कि मैं उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इसमें खरा उतर पाऊंगा या नहीं मतलब। और उसका दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने, प्रतिष्ठित अखबार ने रिव्यू किया उस किताब का। उन्होंने लिखा कि जो पत्रकारिता खोजी की जानकारी सीधी सपाट शैली में इस किताब में दी गई है, वो शायद हिंदुस्तान की किसी पत्रकारिता का रिश्ता नहीं मिलेगा। तो सर, जैसे आपका ये क्षेत्र रहा कि आपने खोजी पत्रकारिता कि असल में जो हो रहा है, कहीं पर्दे के पीछे जो हो रहा है, उसको लोगों के सामने लाना। काफी हद तक आई थिंक जो पत्रकारिता का काम भी यही होना चाहिए। तो आज के माहौल में जो आप देख रहे हैं, आज कैसी पत्रकारिता हो रही है, तो ये पक्ष काफी मिस नहीं हो गया? देखिए, 2 बातें होती, खोजी पत्रकार क्यों, पत्रकारिता क्यों और कैसे। मैं 2 मिनट समझ सकते हैं। क्यों तो इसलिए कि हमारे देश में बड़े प्राकृतिक साधन हैं, बड़ा खाइन माइन से सब कुछ है। लेकिन मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि नेताओं और अफसरों का एक अनहोली नेक्सस बन गया, अलायंस बन गया, गठजोड़ बन गया, और बड़ा बेशर्मी से लूट रहे हैं। इतना बेशर्मी से लूट रहे हैं कि गरीबी को भी शर्म आए, स्वर्ग में बैठे, ये तो उन्होंने मेरे को ही पार कर दिया। तो ऐसे में खोजी पत्रकारिता की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को नंगा कर सकते।
और ये इसलिए क्यों इसलिए जरूरत है और कैसे की बात बताता हूँ वो कैसे करी जाती है। लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई मैं दावे से कहता हूँ, मैं गुड़गांव में बैठा हूँ आजकल, मैं चंडीगढ़ से कोई भी सिगरेट फायर गवर्नमेंट मंगवा सकता हूँ, मंगवाता भी हूँ। उसके बेस पर मैंने भी स्टोरी की, हरियाणा सरकार पाइप खरीदना चाहती है, घटिया पाइप, नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, उसमें एक बहुत बड़ा पोलिशन रूल है। मेरे पास सरकारी फाइल है, सुबह सुबह 7 बजे उठा, बेल बजी है, किसी ने लिफाफा था उसके पास, कौन बंद सलाह मैंने देखा, दोबारा फिर पूछा उसने, दोबारा फिर पूछा, जब कंफर्म हो गया कहते हैं लिफाफा साहब ने भेजा है। मैं कौन सा आपको चला गया, मैंने खोला तो बड़ी भारी मेरे लिए करोड़ों रुपया गिफ्ट था वो, उसमें सेलिंग की कॉपी थी जो लिखा था। तो जब पत्रकार की साख होनी चाहिए, मतलब कि एक साख तो ये हो कि वो जो उसको जल्दी तक सूचना देगा उसको छाप देगा, दूसरा वो सोर्स को कभी नहीं बताएगा कि उसका गला भी काट दे। अब बहुत लोग चाहते हैं करप्शन के बारे में जानकारी देना, उनको डर लगता है। अब मेरी ये साख है, मान लो मैं एसपी के पास चाय पी रहा हूँ, तो जो सिपाही बैठे ना बाग कादली, उसको पता है कि वो साहब के पास कुछ बात आते ना, तो बंद साहब को ये नहीं पता कि उसने बताया, और वो खबर छाप देंगे। दो चीज़ है, वो साख हो यानी खबर छाप देगा तो अपने आप घर साथ बैठे फाइलें आती है। मैं 87 से 90 से चंडीगढ़ रहा दिन से था, तो बाकी तो सपने में भी नहीं था, मेरे पास सरकारी फाइलें घर बैठे आती है। ये लोगों की साख की कमी है। तो सर, जो आपने देखा है, जो आप करते हैं खोजी पत्रकारिता में, आपने एक बात को खोल दिया, दुनिया के सामने ला दिया, जो सच है वो ला दिया, उस पर कुछ एजेंसीज हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए। वर्तमान में ऐसा होता देख रहे हैं आप कि कार्रवाई हो रही है? देखिए, वो उसका एक कारण है कि ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं, तो सोशल मीडिया पे आते हैं ज़्यादातर, मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, और सब देर से असर होता है, ऐसी बात नहीं है। देर से मैं आपको बताता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, 56 सेक्टर में, सुबह वॉक करने लगा तो मैंने देखा 56 सेक्टर जो रैपिड मेट्रो स्टेशन, उसकी जो पार्किंग थी, लिखा हुडा, लिखा हुडा में, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैंने इसका नाम तो एक्चुअली अब होगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पूरा गड़बड़ है। मेरा एज जो मैं कहता हूँ खोजी पत्रकार की स्मेल पावर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए, आँख कान नाक उसके से खुले रहने चाहिए। तो मैंने देखा, तो मैंने खरीदा भी, मतलब पर्ची भी खरीदी। मैंने जो सीए थे, प्रशासक थे चंद्रशेखर खरे साहब, उनको फोन किया कि अप्रेंटली मेरे लगता है गड़बड़ है, फिर भी आप चेक करवा लो। उनका आधे घंटे बाद फोन है, सर गड़बड़ी है, मैं टीम भेज रहा हूँ। तो उन्होंने वो डिमोलिश करवा दिया। अब खोजी पत्रकार को ये चाहिए अपनी खबरों फॉलो भी करना। मुझे पता था कि बड़ा भारी माफिया है, 2 दिन बाद फिर रख लेंगे वहीं पे, आंदोलन होता है ना, मतलब एक बार वैध को हटा दी, फिर रख लिया। मैं फिर गया वहां पे, मैंने फिर देखा, फिर मैंने खबर लिख दी, माफिया को सलाम, मेरी कोई औकात नहीं, मैं माफिया के अंदर बस सकूँ। उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की, एफआईआर दो दिया, सारी करें। तो पत्रकार को, खोजी पत्रकार को अंत तक अपनी खबर पर निगाह जमाए रखनी थी। अब मैं तो मैं जब यहाँ पे रोहतक पोस्टिंग था, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, पीजीआई में क्या किया, एक 3-4 बड़े अधिकारियों में नाम लेना चाहूँगा, एक कमेटी बना ली, और उन जो ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग थी, तो ये कहा कि इसको मतलब हम दे लें, मतलब उनके जो परसेंटेज था, और जो मतलब जो हेल्थ सेक्रेटरी को देखते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को, जो पीजीआई में रोहतक में मरीजों की दवाई के लिए पैसा था, उसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। हेल्थ सेक्रेटरी लिखता है, फाइनेंस सेक्रेटरी मंजूरी देता है, दोनों मेंबर। वो मैंने खबर लिख दी, तो उस मामला रुक गया। जनवरी की बात थी, उस बजट में नहीं गया। उन्होंने सोचा कि बात आई गई होगी, पत्रकार बोल गया होगा, मैं तो कुत्ते की तरह सुनता रहता। मार्च फिर आ गया, नया बजट आ गया, उनका फिर आदेश, मैंने फिर खबर लिख दी। बंसीलाल जी का बड़प्पन में खबर पड़ी, वही उसमें ट्रस्ट का मामला ठप हो गया। तो निरंतर निगाहें उसको अपने, जब तक अंत तक उसका ना दे, मर्डर केस दर्ज हो गया, सिंपली खबर आई भी तो 2 में केस। अब आप देखो प्रॉपर चलान हुआ क्या नहीं, सही लोगों को पकड़ा क्या नहीं, किसी को छोड़ तो नहीं गया, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो रहा क्या नहीं, अगर गलत फैसला हो तो आगे अपील की नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ खबर को एक बार मार्केट में लाके, मीडिया में लाके ही जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उसको पूरा फॉलोअप करना चाहिए। जो भी पत्रकार भाई इस बात को सुन रहे हों, पवन जी की इन बातों को, और उनके अंदर कहीं विवेक उनका थोड़ा बहुत उनको जगा रहा हो, तो उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी है कि जब अपने कलम या माध्यम जो भी है जनता तक जोड़ने का वो अपने साथ लिया है, तो जिस मुद्दे को उठा रहे हो उसको अंजाम तक सही पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। लगे रहा करो, साहस बीच में ना छोड़ा करो, क्योंकि इतने सालों से सर ये काम बखूबी कर रहे हैं। 65 साल मेरी उम्र है, 45 वर्ष में पत्रकार, 45 वर्ष से। जी सर, आप कह रहे हैं, जैसे एक बार समझ रहे हैं कि ये नेक्सस बन गया है, इस नेक्सस में कहीं आप अपने लिए, एक पत्रकार के लिए, खोजी पत्रकारिता के लिए क्या खतरे महसूस करते हैं? मैं तो देखो, लालच भी होता है, खतरे भी होते हैं। 96 से 96 बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 8 बार कहा कि भाई डीक्यू प्लाट, उस टाइम बड़ा फायदा होता था हरियाणा में, कहीं भी जिस साइकिल देखो। मैंने कहा सर, हरीश कुमार उनके लिए सीआईडी तब बेचारे रहे नहीं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, उनको भेज दिया बंसीलाल ने कि तू बंसीलाल एप्लीकेशन लिखवाना। वो मेरे पास 2 घंटे बैठ रहे, मैंने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं एप्लीकेशन ले लूंगा, कल को मेरा दोस्त निकाल देंगे, मैं खबर लिखूंगा। लालच को छोड़ देना चाहिए पत्रकार को। अब सबसे जरूरी पत्रकार जो आज खासतौर से यूट्यूब के पत्रकार हैं, या चैनल्स के पत्रकार हैं, या अखबारों के पत्रकार हैं, उनको यही बात जो अभी अभी पवन जी ने कही है, ये ध्यान देने वाली बात है कि एक लोभ जो है
उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने छोटे-छोटे लोभ में आप पड़ गए, तो आप कभी स्वस्थ पत्रकारिता नहीं कर पाएँगे और अगर आप स्वस्थ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तो आप समाज के लिए गलत रोल निभा कलंक रहे है। हैं। आप कलंक है, आप झूठा रोल निभा रहे हैं। देखिए मेरा इस कहना है बात कि को ये सीखने वाली बात है जो सर ने अभी अभी कही कि एक मुख्यमंत्री आपको इतना बड़ा ऑफ़र कर रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखे लोग सर छोटे-छोटे थैले या लैपटॉप या हाँ, मोबाइल ऑफ़र कर देते मोबाइल हैं, आजकल तो देखा मैंने। बिके मिलते हैं। एप्पल के जो आए हाँ, हैं। इन चीज़ों में बिक लेते हैं और आपने तो इतना बड़ा एक मौका छोड़ा है। तो अगर आपने पत्रकारिता का सही में ज़िम्मेदारी निभानी है, तो कलेजा ऐसा चाहिए। अब आपने बात किया रिस्क मतलब जी। बहुत रिस्क होते हैं। जी। लेकिन जब आप जर्नलिस्ट में कोई काम करते हो ना, हाँ जी। आपके इतने वैल्यूएशन बन जाते हैं, आपको दवाएं देते हैं, आपकी हर मदद करते हैं। मैं हूँ जी। डॉक्टर लोग मेरा फ्री इलाज करते हैं, कोई पैसे लेते हैं। जी। मेरे को आर्थिक संकट आया जब उन्होंने मेरे लिए इतना कुबेर का खजाना खोल दिया। जी। आपकी एक छवि बन जाती है। जी। और जो नेता जिसने मेरे को नुकसान करने की कोशिश की, उन्हीं के लोगों ने आगे बता दिया। अब मैं बताता हूँ, एक मैं अपने मित्र के पास खाना खा रहा था, इतने डीआईजी पुलिस में आ गई, अच्छा। उनको मेरे बारे में पता नहीं था। तो बातें चल पड़ी, भाई 90 में वहाँ केस किया, 80 में महेंद्र मलिक से केस हुआ, ये हुआ। मेरे से पूछने में गुस्ताखी कर लूँ, मैं कहा बिल्कुल करो। कहते एक बात बताओ, आप इतने पंगे लेकर बड़े बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं के नाम लिखकर आप किसी पुलिस थाने में पड़ने से कैसे बचे? आपसे होता है थाने में पेड़ होता। मैंने कभी बताया तो 2 मिनट बताता हूँ आपको। और ये जो है गूगल में नहीं मिला आप लोगों से, मैंने कोई शेर पढ़ के अंदाज में, मार ही देते जाने वो तो अब तक, हम तो जिंदा है, जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। और हुनर क्या है? परमात्मा में विश्वास, अटल विश्वास। में हरियाणा में भगवान कृष्ण की गीता की जन्मस्थली, हालांकि सरकार बड़े गीता के नाम से बड़ा नंबर करते हैं और करते हैं। मैं तो गीता बहुत पहले पढ़ता हूँ, अमल भी करता हूँ। कर्म करो, मैं कर्म करता हूँ, किससे नहीं रहता, सिर्फ मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, माता पिता और गुरु के अलावा। मेरा मानना है कि जो जीवन मिला है एक दिन मृत्यु अवश्य है, वो टल नहीं सकती। आप बिना डर के काम करो। और इसको जहाँ तक बात यह है, मतलब कि कोई आप किसी बात का। और दूसरी बात है कि आपको इतने आपके शुभचिंतन बन जाएंगे, खुद बता दें। कई मौके ऐसे आए जहाँ मेरे पे अटैक करने की प्लानिंग हुई, तो कुछ लोगों ने आके बता दिया कि सर आप वहाँ ना जाना। जब आप एक सही मंशा से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपकी मंशा को बहुत लोग पहचान के आपसे लोग जुड़ते भी है, सही भावना से मेरा ये जुड़ते मानना है हैं। कि समाज में कितनी डिजर्वेशन आ गया। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि बुराई सामने आए, करप्शन सामने आए, वो आपको खबर देना चाहते हैं, लेकिन वो डर लगता है कि अगर ये पता लग गया तो हमें टांग देगा। मैं 87 में चंडीगढ़ चला गया, मेरी पोस्टिंग हुई तो जनसत्ता में अखबार में। पॉलिटिकल लोग तो जनसत्ता पढ़ते थे, ब्यूरोक्रेसी को अंग्रेजी के अखबारों का होता, मेरे को कोई वो ज्यादा महत्व नहीं था। सूचना, मेरे तो जिस पत्र का पास सूचना इज द किंग आज के दिन, जिस सूचना, तो मेरे के पास कोई सूचना थी। मैं एक बहुत बड़े अफसर थे, नाम मेरा अच्छा लगता, मैं उनके पास गया, 1 घंटा मेरे को नहीं बुलाया मैंने। इस तरह अंग्रेजी अखबार के 2 पत्रकार गए, उनके चाय कोकोनट के बिस्कुट गए, मेरा खून जल गया। मैं कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगा मैं गया तो उन्होंने इतनी कटसी दिखाई, मेरे को बैठने के लिए नहीं कहा। फाइल लिखते रहे, कहते आई हैव ओनली 5 मिनट्स फॉर यू, आपके लिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे को जाना है सीएम को। मेरे सर मैं आपके 2 मिनट लूँगा। तो मेरे पास जानकारी थी कोई पुख्ता। मैंने कहा जी वो पहले आप और उन्होंने मिलकर 800 एकड़ जमीन ग्रैब कर ली, क्या मामला था? वो डीआईजी कह रहे विजिलेंस के भी इंक्वायरी की, कहते कापी भी दे देंगे। आप बजवाज के बड़ा क्लोज था, आपने झोला कोई पटा लिया, क्या मामला था? दिसंबर का महीना, मलिक साहब पसीना उस अफसर को आ गया शुरू। कहते सर आप बैठिए, मैं अब बारी मेरा थी मजा लेने की। मैंने साहब जाना है मतलब, कहते नहीं। अब आप पूछोगे कि आपने खबर क्यों नहीं करी? अगर मेरे पास उसकी कापी होती तो मैं जाके खबर करता, फिर मैं ना जाता। कापी थी, सूचना थी, मैं सूचना के लेकिन इस बंदे का सोर्स बना लो, उससे मैंने सोर्स बना लिया। अब जिस बंदे का सरकार का सबसे बड़ा अफसर सोर्स हो, उसके बाद कितनी खबर आएगी? ऐसे ही एक और मंत्री थे बीजेपी कोटे से। तो आपने कुछ वैसा कर दिया जैसे कई बार पुलिस कर लेती है कि इसको सरकारी गवाह बना लो, बाकी सारे। मैं और बताऊँ, मैं जो मेरे जो सोर्स होते हैं ना, उनके खिलाफ मैं कभी खबर लेता। और हमारे संपादक जितने चल ये खबर है वो मंत्री के खिलाफ, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँ? मैं नहीं करूँगा। मैं बता देता हूँ, जो रोज कैबिनेट का एजेंडा की मैं खबरें छापता हूँ वही देता है मेरे को। और इंडियन पैनल कोड भी कहता है बड़े मुल्क उठाने के लिए छोटे को अप्रूव बना सकते हो। इसमें कोई अनैतिक नहीं। हाँ, किसी लालच में दवा मैंने खबर को छोड़ता मैं सोर्स। अच्छा दूसरा, मैं अपने सोर्स को ना नेक्स्ट गोड मान लूँ, नेक्स्ट। अच्छा फिर खबरें निकालना पड़ता है, कैसे निकलते हैं? सीएजी हर सरकार के काम की ऑडिट करता है। मैं 90 में चल गया था, तो मेरे एक मित्र ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि बजला जो मुख्यमंत्री ने जो जहाज किया सरकारी पुराना खरीद करने की पेमेंट कर दी, लेकिन कॉपी चाहिए हमें। तो ये सीएजी की जो प्रिंट होता है ना, बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। खाना वाना भी लंच उनका वही होता है, जाते चेकिंग भी होता है उनकी। तो उस बंदे ने क्या करा जी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, मेरे सोर्स होते छोटे बड़े कर्मचारी थे, उन्हें 100 रुपये दिए उसको, सूट लेने लगा के नहीं कॉपी लिया योजना। मैंने पढ़ी इसको, कहता मैं कभी इसमें ये तो लिख रखा बजना ने खरीदा। कहते सर सीएजी ये लिखा, हाई पावर प्रचार कमेटी खरीदती है। उस टाइम कौन था? मैं ये तो लिखा पुराना। कहता सर फिर आप मेरा दिमाग खा रहे हो। 80 घंटे उड़ा हुआ जब इंस्पेक्शन हुआ, 80 घंटे कार के नहीं जांच के मैंने वो खबर ले ली।
पुराना जहाज खेलते नेगी पेमेंट थी। अब उस टाइम ना जयललिता सरकार थी, हालांकि शुरू करती बदलाव के खिलाफ, पर वो मैं उनके खिलाफ भी लिखता, स्पीकर थे उनके चट्टा साहब, उन्होंने मेरे कहता खून फंस गया तो रोज खबर देता है, फिर मोशन मेरे को राइट एक हस्तांतर करने का राइट, मैं कुछ और भी कहना है। मैं कहा जनाब ये काम कर दो, मैं आपके चरण छूंगा। फिर मैंने कहा मैं भगवान माँ बाप गुरु के लाल आप पे छूंगा, कहता कि अगर डरदा नहीं, मैं देखो मेरे को अंदर करूँगा, मैं जवाब दूंगा, मैंने राष्ट्र के हित में गलत काम नहीं किया, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, कागज सच्चे हैं, वो भी छपेगा जनाब, मैं तो रातों रात यहाँ से उठ के एकदम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखने लगा, मैं कहा एक बात सुनो कि पत्रकार में जो खोजी पत्रकार उसमें जितना साहस होता है उतना होना चाहिए उसके अंदर, कन्फ्रंट करने का फोर्स पावर होनी चाहिए। मैंने कहा देखो मिस्टर चट्टा, डोंट फॉरगेट के जो आप ये प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो 1 एकड़ में असेंबली है इसमें, डोंट फॉरगेट आप प्योर एमएलए भी हो, एक दिन जाऊंगा वहाँ पे, आपके बंदे ही बता देंगे, जुलूस निकल जाएगा आपका। इतना होना चाहिए मतलब उसमें ना कि बड़े बड़े माइटी लोग उसको कन्फ्रंट करें। ये साहस बड़ी दाद देने वाला है, और ये नैतिक बल होता है सर, नैतिक बल होता है। जी जी जी। तो जिस नैतिकता पर अच्छा, आप मैं तो अगर पत्रकार की अभी कलम ही कहते हैं, हालांकि कंप्यूटर आ गया, उसके पेन में अगर ईमानदारी की और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की शाही है तो वो कलम किसी भी मिजाज से ज्यादा खतरनाक है। अदरवाइज वो नहीं है, पेड़ न्यूज है, पैसे का लालच है, तो पत्रकार वैसे से ही भ्रष्ट है। वैसे हमारी बहन हमारी माँ मजबूरी में लालच मजबूरी में चलने जाते हैं, बहुत सही, लेकिन पत्रकार तो अपने डीक्यू प्लाट के लिए बेनिफिट के लिए जाता है। बहुत सही बात वो कही वैसे से आपने। बदल रहा है, और वो पत्रकार वैसे से बदल रहा है। खास तौर से जो पत्रकार ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो इन बात से सीखे जो अभी अभी इन्होंने कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं, क्योंकि सर का एक लंबा अनुभव रहा है खोजी पत्रकारिता में भी और साहित्य में भी, किताबों में भी। और इनका एक खास बात और है कि सिर्फ खोज के सरकार की पोल ही नहीं खोलते, ये ह्यूमर पे भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, हरियाणा के ह्यूमर पे, कि इस राजनीतिक माहौल में या इस पत्रकारिता में इनके जो हरियाणवी ह्यूमर को देखने का नजरिया रहा, उस पर इन्होंने किताब भी लिखी है। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारी माटी हमारे लोग, हमारी माटी हमारे लोग। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी माटी हमारे लोग में, और आज हमारे साथ है साहित्यकार पत्रकार पवन बंसल जी। सर, बात हो रही थी खोजी पत्रकारिता की, लेकिन आपकी एक खासियत रही है कि आप ह्यूमर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। बीच में जो खासतौर से हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बातें पकड़ते हैं, जो मजाकिया बात निकलती हैं, उन्होंने आपने एक सबरंग किस्सों पर किताबें भी लिखी है, तो कुछ ऐसे किस्से सुनाइए हमारे। ये किताब मैंने लिखी 98 में, हरियाणा के लालों के सबरंगे किस्से। न्यायमूर्ति सावंत जो प्रेस काउंसिल, उन्होंने इसका विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नेता जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग अपने जो रिश्तेदारों के हित के लिए करते हैं, उनकी पोल खोल कर आपने जनसेवा की है, और अंग्रेजी साहित्य में हास्य के साथ वृद्धि की है। और पीजीआई के डॉक्टरों ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा, फन जॉय लाफ्टर वर्ल्ड की सबसे मतलब चीपेस्ट दवाई है। तो मतलब आपने ये जो पत्रकारिता का एक नया रूप दिया, आपने पत्रकारिता भी की और हास्य के साथ। इस किताब में सारी पत्रकारिता हास्य के माध्यम से कहा गया। डॉक्टरों ने लिखा कि इस किताब को पढ़ने से मतलब सेहत भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी ठीक हुआ, और दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो अब हमारे को इसमें से कुछ किस्से हमारे दर्शकों के पहले किताब में समय मैंने यहाँ के ना नेताओं के अलावा अफसर लोग भी बड़े, एक चौधरी गुलाब सिंह डी सी थे 92 में रोहतक में, मैम से एक वृद्धा आई 75-80 साल की, काम था उसका। गुलाब सिंह बड़े आदमी थे, काम कर लेते थे, इज्जत करते थे बुजुर्गों की। तो कहने लगी वो काम इलीगल था, मतलब कहने लगा भाई ये काम होगा नहीं। कोई नहीं, कहती बेटा तेरे पास किराया तो है मैम जाने का, देने का किराया दे दे बदल के। तो गुलाब सिंह ने उसको अपनी गाड़ी में जाके मैम जाके चढ़वाया। इतना हास्य अफसरों में भी है। उन्होंने किसी अफसर की ना वो एसीआर लिख दी, इंटीग्रेटेड शाइन लाइक मून, जिसकी निष्ठा चांद की तरह चमकती है। वो गया कि मेरे से क्या गुस्ताखी हुई, आपने तो मेरी ऐसे कर दी। कहता मैंने इतनी अच्छी लिखी। कहता है वो तो ठीक है सर, जब अमावस्या आती है तब क्या होगा, अमावस्या तो चांद की तरफ कालस गिर जाते हैं। ऐसा अफसरों में भी मतलब या लोगों में भी है। मैं बताता हूँ, चौटाला साहब सीएम थे, सोनीपत रोड पर अपने दफ्तर बैठे थे, एक चौधरी आया, मतलब के कोई दरखास्त लिख रखे थे उसने, कोई काम वाम था उसको। तो चौटाला साहब ना पढ़ने लगे चश्मे लगा के, ठूंग मारनी है क्या करना है, मार दे ठूंग, पढ़ना क्या रखा इसमें। चौटाला साहब ने कहा ले चौधरी देखी जाएगी, मेरा तो होगा जो होगा, ठूंग मार दूंगा। उन्होंने ठूंग मार दी। तो मैं एक दो अफसरों को, जो साउथ के जो अफसर है, IPS अफसर जो होते हैं, थोड़ा भाषा का भी बड़ा होता है, उसमें हास्य का आनंद भी बड़ा होता है। जॉन वी जॉर्ज 82 में जेल के एसपी थे, वो रात को 11 बजे शॉप के ठेके होते हैं, बंद करने होते हैं एक टाइम के बाद। मांगेराम शर्मा SHO सिटी, तो ठेका खुली मतलब पकड़ो साला खुली ठेका खुली। उसने सोचा ठेका कोई खुली है, ठेका
साहब का मिलने वाला है। टेका खुली, टेका। मतलब उन्होंने कहा ठेका खुली, हाँ। और तो टेका समझने खुली। वाले ने समझ लिया टेका खुली। भाई वो हरियाणा का बंदा, वो साउथ के बंदे लगे, तो वो अपना सारा बेचारा स्टेशन पे, छोटा स्टेशन बड़ा स्टेशन सारा कोई था ही नहीं मतलब के। तो रात को 12 बजे का साहब ने कहा तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा, कहता सर गुस्ताखी हो गई। अरे मैं तो कह रहा टेका खुली, टेका खुली, ठेका खुली, ठीक है को अरेस्ट करो। ऐसे ही एक ना रोहतक में लगे CS साहब SP साहब लगे, उड़ा साहब CM थे, क्लोई के लोग, उड़ा साहब डर के उनके भाई, कोई लड़की उनकी लोग चली गई थी, तो उनकी भाषा थी, कोई उनमें द्वेष नहीं होता था। उन्होंने भी तुम्हारा लड़की भाग गया, तुम्हारा लुगाई भाग गया, लुगाई भाग गया। वो तो खुंदे खा के वहीं से उठ के सीधा उड़ा साहब की कोठी में चले गए। SP ये कहता है तो उन्होंने मतलब लुगाई वर्ड महिला लुगाई, के लिए प्रयोग डेलीगेट किया था, किया, डेलीगेट। उनको ध्यान नहीं था कि ये हाँ। बेटी का मामला अलग लुगाई होता वर्ड है। डेलीगेट नहीं माना जाता। हाँ, उनके लिए वो जिसने लुगाई। जिसने पिता बाप कहते हैं किसी को, लेकिन बाप भी सम्मान जन समझता है, पिता ज्यादा सम्मान जन बात, जी। पर बाप कहो ना कि वो डेलीगेट नहीं मानते हैं, तो सीधे सीधे वहां पहुंच गए थे। एक तो मैं किस्सा और सुनाता हूँ लोगों का उम्र का। रोहतक कोर्ट में चल रहा है मामला। गैलर एक शब्द होता है, मतलब गैलर होता है जो अच्छा। कोई औरत का ताव उड़ ले किसी का, हाँ। उसके जो बच्चे हैं पूरे गैलर बोलते हैं, प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता उनको। तो पहले जज कहने लगा भाई चौधरी मेरी बात समझ नहीं आ रही, तेरी वकील कर ले तो मैं क्यों कर लूँ भाई, समझ तेरे को नहीं आ रही। तो कहने लगा जी, फिर चौधरी समझा रहा है उसको, गैलर क्या थे, कहता जज साहब ये आपका बाबू मर जाए और आपकी माँ मेरे बाबू का रहता उड़ जाए, तो जो आप होने ये बता रहे मेरे बाबू के गैलर बच्चे कहलाओगे, जो हमारी प्रॉपर्टी है मेरे बाबू की, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा उसमें। ऐसे ही डाइवर्स का केस चल रहा है किसी सेशन लेडी का, तो डाइवर्स में होता है जज कहता है 5-6 महीने काउंसलिंग कर दो, एकदम नहीं होता। तो उसने कहा भाई उसको ये भी तू महीना, कहते मेरी नहीं बनेगी, तू 15 दिन आके देख, नहीं मेरी बनेगी। जब जज बार बार करी, मैडम तू एक दिन आके देख ले इसके साथ, तेरे पता लग जाएगा मतलब। ऐसे स्पॉन्टेनियस ह्यूमर मतलब लोगों में। तो ऐसे कुछ जो नेताओं के हाँ, किस्से हैं, जो नेताओं के संबंधित कोई अब बात आपने मैं बताता हूँ, देवलाल जी वो- मुख्यमंत्री बने 87 में, जी। वहाँ पे उनके बाग है सरसा में, अच्छा। माल्टा के बाग है, PA साथ गए PA, तो वो PA के हाथ में हर चीज बोलते हैं, नोट कर लिया बोलते हैं। तो कहते देख लीजिए सारे बाग अपने हैं, मतलब PA ने कहा सब नोट कर लिया। सुसरे भजलाल को बताया गया बात, इतने बाग PA की तो आदत होती है कहना नोट, नोट कर दिया। PA की तो आदत है नोट कर लिया। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने, जाकर बताओ। तो उनको ना जनसंघ के लोग काले झंडे दिखा रहे थे। अच्छा। तो बंदे कहते देखो जनसंघियों, मैं काली का तो था, मैं जब पैदा हुआ मेरी माँ 52 गज का घाघरा पहनी हुई थी, खड़ा घाघरा पहना। 52 गज का काला घाघरा, फिर कातों से नहीं रहता, कातर दिखा रहे थे। ये बड़ी अच्छी सेंस ऑफ हरियाणवी ह्यूमर की और बात सुनो है, ये- और जो हमारा एटीट्यूड है कि हम इन काली कातरों से डरते हैं। प्रहलाद जोशी ने मेरे इस किताब का प्रीफेस लिखा, उन्होंने लिखा भी दूसरों पे तो हर लोग हंस लेता है, हरियाणा के लोगों की विशेषता पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, अपने पे आ सकते हैं। और ये जो मैंने किताब में किस्से लिखे, काफी किस्से उन्होंने खुद सुनाए हुए मतलब के नेताओं ने। और ये जब मैं किताब लिखी तो मैं दिल्ली के बहुत बड़े पब्लिशरों के पास गया, तो कहते किताब बड़ी अच्छी थी, बड़ी चलेगी, हम छाप नहीं सकते। मैंने क्यों, कहते हरियाणा के लोग, मैं कहा मैं जिम्मेवार हूँ, लेखा जिम्मेवार होता है। तो कहते नहीं हरियाणा के लोग लठ मार देंगे, यहीं आके पेट देंगे सर के। तो मैंने किताब लिखी, हर नेता ने प्रशंसा की, किसी ने कोई ये द्वेष नहीं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप। एक तरफ तो अपनी लेखनी आपकी पहले अखबारों में छपती रही है, आजकल आप डिजिटल मीडिया में भी लिखते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें से कुछ सिलेक्टिव जो कंटेंट है उसको लेकर आप किताब के रूप में एक धरोहर बना रहे हैं। सुनो, ये आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आने की ये चीज। किताब खुशवंत सिंह ने लिखा, उन्होंने लिखा हालांकि मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी परेशानी हुई, फिर भी मैंने पूरी किताब पढ़ी, वो मजा लिया। किताबें काफी रोचक और अद्भुत है, पढ़कर हरियाणा की सारी राजनीति दिमाग ताजी। कपिल देव ने लिखा, कपिल देव का, मैं तो क्रिकेट में छक्के ही मारता हूँ, हरियाणा के लाल राजनीति में अच्छे मारते हैं, लेकिन पवन बंसल ने लालों पर किताब लिखकर पत्रकारिता में सेंचुरी मार दी। हरियाणा की राजनीति और यहाँ के नेता काफी मजेदार है, इस किताब को पढ़कर खेल के मैदान की सारी थकावट दूर होती है। आपने तो ये लालों की राजनीति बहुत डिटेल में देखी है पिछले कई पीढ़ी से, और हमारे जो भी हैं, चाहे वो बंसीलाल जी रहे, देवीलाल जी रहे, भजन लाल जी रहे, और आजकल तो मनोहर लाल जी, इन लालों में आपको ज्यादा रोचक व्यक्तित्व किसका लगा? इनमें सबसे ज्यादा रोचक व्यक्ति देवीलाल का मैं कहूँगा, देवीलाल का, उसके बाद फॉलो बाय भजन लाल। बंसीलाल थोड़ा रिजर्व टाइप के थे ना। और ये जो हमारे प्रेजेंट मुख्यमंत्री को तो हास्य का कोई मतलब नंबर का मतलब नहीं है। मैं सुना था एक बार ऊपर अस्पताल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे किला इसमें मैना में, तो ऊपर राजेंद्र के खिलाफ भजनलाल मुख्यमंत्री टाड़ा केस बना दिया, बहुत बड़े उद्योग टाड़ा में केस बना दिया। तो चला साहब कह रहे देखो मैं ही मुख्यमंत्री रहा, लोग कहते विंडिक्टिव है, ये हुआ, मैंने तो कभी किस पे टाड़ने लगा, तो मैं भी मौजूद था। मैंने कहा आपका तो नाम ही टाड़ा था, एकदम
और वो पी गए उस बात को। अब मैंने सब कुछ कह दिया उस बात में, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको नाम ही टाटा था मतलब के। एक और नहीं हरियाणवी शब्द जोटा मार दे, हाँ जी, जोटा मार जोटा मार दे मेरी मदद कर दो। मदद सही होगा। बंसलाल जी ने एक जलसा किया अंदर भाई, तो बोला कि भाई मेरे पीछे गलतियां होगी, 94 की बात है, बड़ी गलतियां होगी मेरे से, अब मैं सुधर गया हूँ। जब मैं जवान था भाई मेरे एक बार जोटा मार दो मेरे को, तो आगे मैं तुम्हारा सारा। तो मैं उन दिनों रोहतक में था, रोमन में खबर जाते थे, उसको अनुवाद करते थे। मैंने भेजी खबर, तो यूपी कोई बिहार के थे उप संपादक, भाई हरियाणा का बंदा समझ आता। मैंने कहा जोटा मार दे, बंसल का जोटा जी डबल रोटी, जूता मार दो शब्द। नर्स हो गया, अगले दिन उनके बंदे आके क्या लिख दिया आपने? भाई मैं देखो मेरी गलती है, खंडन करना चाहो खंडन कर देता हूँ, प्रेस काउंसिल को मेरी शिकायत करो, आपका राइट है। वो कहते हैं खंडन करो, ज्यादा बदनामी होगी। दोबारा आपकी नीयत तो खराब नहीं थी, हाँ। आपकी नीयत तो खराब नहीं थी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी गलती मत जोटा। फिर मैं आगे देखें कोई जोटा और शब्द कितना मिलता जोटा, इट शुड नॉट बी मिस्टूक एज शू, इसको जोता ना समझे मतलब के। ऐसी कई बातें मतलब के कई बार ना बड़ी वो तो किससे हो जाता है। अभी यहाँ पे 90 में जब पहुंचते हैं 2017 में डबल मर्डर हो गया, तो उस टाइम बड़ी बात, आजकल तो नॉर्मल क्राइम हो गया। मैं सिटी थाने में गया खबर लेने, आजकल तो मोबाइल में मिल जाते हैं सारा, उस टाइम खुद जाना पड़ता है। तो अब थानेदार की अपनी समस्या है, वैसे उसने एसपी को बताना है और बताना है। लेकिन मैं जनसत्ता अखबार से अपनी जनसत्ता तो संभाल लो, तेरी जनसत्ता फिर देखो मतलब उसने कहा। वो यहाँ के लोग भी बड़े फनी मतलब है। एक सिपाही थे छोटा सा मुख्यमंत्री के, लोकदल का था, तो वही लोकदल के बड़े अफसर नेता कहने का कि मेरी इस एसपी की बदली करा दो, जो उसके एसपी थे ना बदली करा दो। तो वो हैरान हुआ, कहता है तेरी यार एसपी से क्या करा, तू सिपाही है। कहता मेरी बनती नहीं इससे, कहते यार तेरे नाके पे लगवा देता हूँ, क्या ये तो नहीं, कहते मेरी नहीं बनती सही। अगर आपकी औकात नहीं है ना एसपी बदली करवाने की, मेरी करवा दो कहीं और इस जिले से, मेरी से नहीं बनेगी। ऐसे लोग, जब मैं एक बात कहता हूँ बदनाम है, मैं रोहतक में लंबे समय रहा, दिल के बड़े साफ है और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अफसर की साख हो ना, अफसर की उसको इतनी मदद करते हैं। अगर अफसर ना पॉलिटिकल प्रेशर में, नेता के विरोध में, उनकी गलत भी काम करते ना, इस बात के कोई बात नहीं चलता है। अगर 302 का बनाता है फिर वो रिवोल्ट करता है, एक सीमा पार करना अफसर फिर वो रिवोल्ट करता है, वरना अफसर की बहुत मदद है, पत्रकारी बहुत मदद करते हैं। जो लोग रोहतक के लोगों को रूड मानते हैं वो पवन जी की बात को ध्यान से सुने। एक तरह से इन्होंने रोहतक को अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है कि लोग बहुत सहयोगी हैं। हाँ ठीक है, हमारी पहले जुबान ऐसे लग सकती है कि थोड़े रूड हैं, लेकिन दिल के साफ हैं। देखने में लगता है अखड़ है, मतलब कि बोलने में बड़ा पैकेजिंग थोड़ी सख्त है, पर दिल के साफ है, मैं कह सकता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं लंबे अरसे तो एक बार ना अच्छा कोई लोगों में ना बहुत भी होता है, कास्टिज्म का भी रहता है पत्रकार पर। एक तो भाई फलाने का है, मतलब फलाने लाल का आदमी है। ये मतलब बंसीलाल जी 94 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, भाई जी आप चंडीगढ़ से कभी आपने मेरे को बुलाया नहीं, कहते भाई तू तो मेरे खिलाफ था, मतलब तो कहने लगे सुलझाना आदमी था मेरे कहने। मैं नवाड़ा मैरिड हूँ जोड़ दिया, भाई बंसीलाल जी मैं लिखने में प्रोफेशनल हूँ, मतलब जो होता है वो लिखता हूँ, बाकी मैं आदमी किसी अपनी घरवाले का हूँ, किसी और का आदमी नहीं। कहते बंसीलाल का आदमी है, बल्लाल का आदमी है, दिलाल का आदमी, बदनाम करने के लिए। ये बार मैं सोशल मीडिया में कोई खबर लिखी, तो एक जाट जाति के व्यक्ति ने मेरे लिखा, आप जाटों के खिलाफ, मेरा खून भर गया, मैं जाटों के खिलाफ यार क्या बड़ा आरोप लगा दिया। मैंने 18 प्रतिष्ठित जाट जो मेडिकल में, यूनिवर्सिटी में, IAS में, IPS में, बुद्धिजीवी, उनके नाम लिखे उसको भेज दिए अपनी रिपोर्ट पर। लेकिन 18 में से अगर एक भी कह दे मैं जाटों के खिलाफ हूँ, तो मैं जीवन भर तेरे गुलामी कर रहा हूँ। तो लोगों ने जाके उसको दिखा रहा है, लोगों ने यहाँ पे ना जगदीश ने पाल था, किसी मंत्री के पिताजी के नाम, मंत्री पिताजी के नाम, वो पंचायत सचिव मंत्री था। एक व्यक्ति आया कहता मेरा भतीजा शहीद हो गया JNK में, उसके नाम बन गया, तो नहरा था जी मेरा नाम चला। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सरकारी डी से किशन प्रसाद जी उनसे बात करी, तो बहुत बढ़िया बात है। तो कमेटी प्रस्ताव पास करते, प्रस्ताव पास करके बनवा दिया। वो आज भी जगदीश ने नाम नहरा पार्क के नाम से है। तो मंत्री बड़ा खुद है भाई, मैं ऑर्डर महकमे का मंत्री हो गया भाई। तो फिर मंत्री ने कहा ये कभी इसको बदलो, मैं पंगे में ना पड़े, ये सारा शहीदों का मामला है, अगर मंत्री कहता है बदल दो, लिखवा के दे दे उससे, तो खैर मामला आया गया वहाँ। सर आप इतना सारा ये काम करते हैं, आप कभी खोजी पत्रकारिता करते हैं, कहीं आप ये सब रंग किस्से लिखते हैं, कहीं आप गुस्ताखी माफ, ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस देने वाला मामला भी है। तो आप स्ट्रेस से अपने आप को कैसे? मैं आप बड़े हैरान होंगे जी, और ये कहोगे मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ। कोई व्यक्ति चाहे मेरे जीवन PhD कर सकता है, मैं रात को 11 बजे सोता हूँ और शार्प 1:30 बजे उठ जाता, शार्प 1:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा 1:30 बजे उठ के हमारी बालकोनी में 70 गमले रखने, पौधे रखने मेरा बड़ा शौक है। मैं चंडीगढ़ 87 से 90 तक टॉप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था, सब कहते हैं बंसल को ना दबा सकते हैं, पर
अगर कोई बंदा इसका बुके लेके चला जाए या 2 गमले लेके शायद 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 कुछ मान नरम पड़ जाए, जाए, थोड़ा नरम ऐसा पड़ मजाक में कहता था। जाए। तो 1:30 से 5 बजे तक मैं वैसा अमृतवाणी, कबीर वाणी, सुंदरकांड और ये आबिदा प्रवीण और एक भजन है गंधर कुमार गंधर, राम निरंजन प्यारा रे अंजन सकल संसार रे, वो संसार अलग है, जब जाओगे तो सब कुछ साथ नहीं जाएगा, वो सुनता हूँ। मतलब इतनी मेरे को शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसी तरह मैं लिखना काम करता हूँ। और 5 से 6 मैं मतलब गार्डनिंग करता हूँ खुद, पत्ता खाद वाल देना, 6 से 7 किलोमीटर सारे अखबार पढ़ता हूँ और 7 से 8.5 बजे 7 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक करता हूँ। सारा दिन चुस्त चुस्त। मेरी वाइफ लड़ने लगी, सोते नहीं आप, ये हो जाए। मैं कभी डॉक्टर एस पी स्वाद जो तक में पीजी डॉक्टर, अच्छे इंसान है, अच्छे डॉक्टर है, उनके पास चलते हैं, जो कहेंगे हम कर लेंगे। वो डॉक्टर साहब भी कहते नहीं बंसल 6 घंटे नहीं, 15 घंटे। डॉक्टर से एक बताओ, अगर कोई व्यक्ति इतना कम आनंद ले रहा हो, कोई थकावट ना हो, कोई एग्जर्शन ना हो उसको, और खुश हो, तो फिर कहते मैडम ये केस मेडिकल हिस्ट्री से बस कर लिया। आनंद वो अगर 1.5 घंटे में ना सोना तभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं इसके लिए दिन में 3-4 बार ना 10-15 मिनट झपकी लेता हूँ। उसमें ना कहते हैं भाई मुर्दा हो जाता है बिल्कुल, और ऐसा माना जाता है ऐसे मुर्दा हो जाए ना तो अल्लाह सोता नहीं, कुछ ख्याल आते रहते हैं। ऐसी नहीं, वो 5 मिनट भी आ जाए ना, 8 घंटे के बराबर होती है। प्लांट्स का एक म्यूजिक सुनने का, आप देखो मैं कहता हूँ नेचर ना, आपको प्लांट का शौक है, प्लांट सुनने जाओ, म्यूजिक सुनने का, म्यूजिक कविता का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क में, वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। सर, आपका मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं आप गुस्ताखी माफ को लेकर। ये इतने जल्दी खबरें जुटाना, ये अपने ये इंफॉर्मेशन जुटाना और उसको बार बार इतनी जल्दी दुनिया के सामने ला देना, ये कैसे इकट्ठे करते? सोशल मीडिया इसलिए आ रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना भूमिका छोड़ दी है। सोशल मीडिया के नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान तो इसलिए कि फिल्टर कोई नहीं है, जो मर्जी लिख दो। पीछे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक खबर आ गया कि भाई 50 लड़कियों का वीडियो बन गया, फिर आगे चला गया, कुछ लड़की सुसाइड कर रही है, एडमिट हो गया, पैनिक फैल गया सारा। एक वीडियो था, चलो बात फैलते फैलते बतंगड़ बहुत बन रहा है सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, अखबार तो छापेंगे नहीं आपकी खबर। मैं गुस्ताखी माफ हरियाणा का खबर लिखता हूँ, 50,000 लोग पढ़ते हैं मेरे पूरे वर्ल्ड में। हरियाणा का जो बंदा ना, अमेरिका, लंदन, फ्रांस कहीं बैठा सारा पढ़ता है। अब आप पूछे कैसे पढ़ते हैं, 10 तो मेरे 256 ग्रुप है, 10 तो ग्रुप है। अच्छा, वो आगे 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 भेजते रहते हैं खबरों को ना, पूरे उसमें पढ़ते हैं। जैसे मेरा साख, मेरी एक साख है कि पवन बंसल को सूचना दें, जरिए प्रो करेगा, और नाम नहीं है। मेरे पास हरियाणा सरकार की टॉप सीक्रेट फाइल आती है, घर बैठे आते हैं। पिछले तो मैं बताऊँ आपको, एक प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है जल जीवन योजना में, अटल योजना में, गाँव में शहर में ड्रिंकिंग वाटर शुद्ध सप्लाई, वो पाइपें दबाते हैं उसके नीचे। तो एक हाई पावर परचेज कमेटी होती है, सीएम उसके लिए वो खरीदती है इसको। 1250 करोड़ रुपए की पाइप खरीदनी थी। ये कई कंपनियां उसमें, एक कंपनी जिसको के बड़ा पोल्यूशन ठेका देना चाहता वो इसकी, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। उस पोल्यूशन ने क्या किया कि सिर्फ 300 करोड़ खरीद लो, बाकी पेंडिंग रख दो, ताकि तब तक उसका रिकॉर्ड ठीक हो जाए, वो कंपनी आ जाए। अब प्रधानमंत्री प्रोग्राम अफसर ने कहा सर टारगेट है, डांट तो हमें पड़ेगी, मतलब के एनु चलो खैर वो रख दिया। वो भी मैंने बड़ी एक के बाद एक स्टोरी की, और अल्टीमेटली मामला रुक गया। अभी कल ही मेरी जो कंट्री की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन पहलका मैगजीन 2 पेज की मेरी खबर है, उसमें पूरी बड़ी खबर आई है। कैसे डॉक्यूमेंट मिले मेरे को, उसके मिनट्स मिली। सुबह 7 बजे उठा मैं, बेल बजी है हमारे, तो एक बंदा कहता पवन बंसल ने कहा, 3 बार उसने कंफर्म किया, कहता साहब ने भेजा। तो मैं बार बार क्यों पूछा, कहता उन्होंने कहा पवन बंसल में देना कागज। मैंने आके खोला तो मेरे लिए करोड़ रुपया गिफ्ट, उस प्रोसीडिंग की कॉपी मत रखे। तो मेरे आपके पास सरकारी कागज आ गया, प्रोसीडिंग की कॉपी आ गई, मैंने स्टोरी लिख दी। सीधे सीधे टॉप के पोर्शन में नाम नहीं लिखा, इशारा करते हुए उनका इंटरेस्ट है वो इस मामले को। अब मेरा मानना है कि सरकार उसको ठेका दे नहीं पाएगी। जैसे भिवानी में जमीन खरीद, चर्च की जमीन 4 पेपर्स के आधार पर लोग बड़ मिलकर, बड़े बड़े लोग उसमें 200 करोड़ रुपये की जमीन का मामला इन्होंने, वो मेरे को कैसे पता लगी, मैं वो स्टोरी करी आगे की आगे। सर, आप ये खोजी पत्रकारिता करते हैं, ये खबरें जुटाते कैसे? 97 में मैंने कहा खोजी पत्रकार की आँख कान नाक खुले 24 घंटे। मैं यहाँ 11 तारीख को मित्र के शादी में आया था, 8 खबरें मिल गई मेरी शादी में ही। अच्छा, उनको बताने वालों ने पता खबर है, स्मेल पावर मेरी है, क्या खबर है, 8 खबरें मिल गई उसको। आज मैं आया हूँ, आज ही मेरे को इधर उधर, अभी मैं इधर आ रहा था आपके स्टूडियो में, तो जिन लोगों ने एक अवैध कॉलोनी कट रही है, मतलब मैंने देखा बहुत बड़ी खबर है भाई, सारा अवैध कॉलोनी कट रही है, बड़ा करोड़ का मामला होगा। तो एक स्तन में हुआ था बीट्स स्कैम, मतलब गेहूँ घोटाला। क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से गेहूँ रिलीज की थी सस्ते रेट पे, चक्की वालों को मिली थी, ताकि आम आदमी को मिल जाए। अब मेरी पत्नी गेहूँ सुखाती है, तो
तो मैं चक्की में जाता, पिछवाड़े खुद अपनी आंखों के सामने पिछवाता था कि बदलना दे चक्की वाला। वहाँ मैंने देखा, बात कर रहे थे, भाई बड़ा गड़बड़ होगी, हमें तो मिलती नहीं, बड़ी बड़ी मिलों को दे दिया हमने। उसको मैंने फॉलोअप किया। वो जिस बंदे ने एफ आई आर जो लॉन्च हुआ ना, सुनिए, मेरी खबर को आधार बना के एफ आई आर, मेरी जनसत्ता में 26 खबर ही एफ आई आर बन गई। शिकायत करना नारायण प्रसाद बोलते लिखा, इससे पहले कई मंत्रियों को, अधिकारियों को शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं। जनसत्ता की आज की खबर पढ़कर विश्वास हुआ, हमने इसलिए कार्रवाई की। वो एज इट इज एफ आई आर बन गई। उसी के बेस पे पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट लेके सीबीआई की जांच का ऑर्डर दे दिया। तो आपको पैनी निगाहें कहीं से खबर मिली, उसको आगे फॉलो करते रहते, डेप्थ तक जाओ। सर, आपने इतना लंबा काम किया है पत्रकारिता में, लेखन में काम किया है, आप कवि भी हैं, आप साहित्य में भी काम कर रहे हैं, पत्रकारिता में करे, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज का जो युवा है, या जो खासतौर से जो मीडिया में आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है, उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं चाहता हूँ जो युवा उनको मैं ब्लेम नहीं करता, वो चाहते हैं अच्छी खबरें आए, पर मालिक उनके खबरें आने देते हैं। आजकल क्या होता है, मैं एक बड़ा किस्सा बताता हूँ। 2009 के चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 8 अखबारों में 2 पेज खरीद लिए गए। 2 पेज में जो मैटर भेजेंगे वो छपेगा। 2009 के चुनाव खरीद लिए गए, जो मैटर वो बना के भेजेंगे वो छपेगा। वो क्या करते थे, मतलब ये जो फिक्स न्यूज है, पेड न्यूज, ये पेड न्यूज है, जो आज एलिगेशन लग रहे हैं, आप ये कह रहे 2009 में भी था। वो जो बना के खबर भेजते थे, क्या करते थे, 8 खबर, अलग अलग खबर, कोई रोहतक के संवाददाता के नाम से, कोई किसी की बाइलेंस, कोई किससे। उस दिन डेडलाइन होती है, वैसे 6:30 बजे भेजना। उस दिन क्या हुआ, एक सभी अखबारों में 8 में ना एक ही मैटर चला गया, और 8 अखबारों में एक ही मैटर छप गया। जो अलग अलग अखबार हैं, उनमें एक ही मैटर छप गया, सब में एक ही मैटर छप गया। वहां से आया, सिर्फ ऊपर से नाम बदला गया, नहीं नाम में नहीं बदला, कुछ भी नहीं, आज ही छप गया। तो ये तो आज के बारे में जब हम वर्तमान सत्ता पर ही आरोप लगाते हैं कि वो खबरों को मोल्ड करवाते हैं या खबरों के बारे में हस्तक्षेप करते हैं, तो ये तो पहले भी होता रहा है। पहले वाले में सिर्फ ये रहा कि खिलाड़ी कौन बड़ा निकला, खेल तो इसका मतलब पहले भी होता रहा, बहुत लंबे से चलता रहा है। अब बढ़ गया ज्यादा, क्योंकि ना भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, और हरियाणा में ना ये पैसा बहुत आ गया। अच्छा, क्योंकि एनसीआर है, दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी है, मास्टर प्लान सोर्स अरबों खरबों पे आ गया। विदेशी भी आते हैं, सारी कंपनियां यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लैंड माफिया है, वाइन माफिया है, माइन माफिया, बहुत सारा पैसा आ गया है। उस पैसे के बल पे नए लोग नेता बन गए, कोई विधायक बन गया, कुछ बन गया, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब वो नहीं चाहते उनके खिलाफ कोई भी खबर छपे, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज करता है। सर, आपका पत्रकारिता में इतने समय से आपका योगदान रहा है, आपने किताबें भी लिखी हैं, और हरियाणा में तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं इस वक्त जो है, क्या इनमें जो पत्रकारिता के विभाग हैं, उनने कभी किसी ने आपको एक ऑनररी डिग्री देना या आपको पीएचडी देना या डीलिट देना का ऐसा कोई ऑफर आया आपको, या उन्होंने किसी ने संज्ञान लिया ऐसा? एक तो मैं जिक्र करूंगा के अडवाणी जी का, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो होम मिनिस्टर थे, वो कौशिक साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने उनको डिग्री देने का तय कर दिया, मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में आए फंक्शन मंच पे, उन्होंने कहा कि ये डिग्री गृह मंत्री को दी जा रही है, जब मैं गृह मंत्री ना रहूं तब दोगे तो अच्छा लगेगा, बाद में कौन देगी डिग्री, तो पद को दी जाती है, पद को लेकर दिए थे। अब मैंने जो किताब लिखी लाल सबल के से, न्यायमूर्ति सावंत ने लिखा कि मैंने अंग्रेजी साहित्य में वृद्धि की है, एमडीयू के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने दे दिया, लेकिन लोक कथा, कविता, पत्रकारिता की त्रिवेणी है, नई विधा को जन्म दिया, बेटर गया, गलत काम तो नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो डिग्रियां कैसे मिलती है, माननीय उपाधि, एक विश्वविद्यालय, हमने हरियाणा का नाम लेना अच्छा लगता, उन्हें एक सज्जन को डिग्री मिली, ऑनररी पीएचडी का, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। अब क्या था, उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर लगे थे, एक सर्च कमेटी बनती है, वो फॉर्मेलिटी होती है, हालांकि जो सीएम चाहता है वही लगते हैं। जिस सज्जन को अवार्ड दिया गया, डिग्री दी गई, उस सज्जन ने उसका नाम रिकमेंड किया था वाइस चांसलर। जो वीसी बन गया, उसने उसको डिग्री दी, तू मुझे पंथ क्या, मैं नारा लगूंगा, तो पवन बंसल कहाँ था अभी, पर अपने को किसी पीएचडी की डिग्री जरूरत नहीं है। ऐसा तो मैं फेसबुक पर काफी लोगों को देख रहा हूँ कि तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, है ना, वो जैसे खुदा गवाह का गाना था कि भाई मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, आप मुझे सम्मान दीजिएगा, मैं आपको एक फिल्म में रोल दे दूंगा, आप मैं आपको भाई आप मुझे फिल्म में रोल दे दो, मैं आपको आपका फिल्म की बातें, हाँ, कि मैं आपको एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुला लूंगा, है ना, काफी लोग कर रहे हैं। मेरे लिए तो पाठकों का प्यार ही बड़ी चीज है, और सच में जब अमेरिका से पहला पाठक बोलता है कि हरियाणा के बारे में आप सही जानकारी देता हूँ, नेट में सारे अखबार पढ़ते हैं कि मेरे तो मैं शराब नहीं पीता, पर टीचर की पूरी बिस्किट जितना जाता, पूरी बोतल जितना मेरे को नशा हो जाता है, इतनी ऊर्जा मिलती है मेरे, तो वो बड़ा वो है। तो पहले मैंने एग्जाम्पल बताया कि कैसे मिलती है। अच्छा, फिर वो खबर ना वो की, आगे इन्वेस्टिगेट की, उसमें मीलाउड को भी डिग्री मिली थी,
मीलाड कोई डिग्री अच्छा, नहीं, अच्छा। एमिनेंट जूरिस्ट की। हाँ, उसी लिस्ट मैं में मेरा सवाल ये था कि क्या कभी आपको ऑफर की किसी ने ऐसी डिग्री देने के कभी लिए? कभी नहीं, कभी एमिनेंट जूरिस्ट को भी दी, वो क्या लगा कैसे, वो जूरिस्ट भी सर्च कमेटी के मेंबर थे, हम्म, उन्होंने वीसी को लगाया था, जो लगने के बाद वीसी साहब ने क्या किया, उनको डिग्री दे दी। तो ये डिग्रियां ऐसे ही देते। हम एक करूँगा, ये सर्च कमेटी बनती है हरियाणा में, सूचना आयुक्त या राइट, जी, जी। ये सर्विस कमीशन के मेंबर या ये ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर। हम्म, एक बार मैं रोहतक में था, मैं दिल्ली, मेरे छोटे भाई का फोन आया रोहतक से कि आपका नाम ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने पूछा किसके नाम है, 3 नाम उन्होंने बताया, क्या था कोई इस अफसर है रिटायर्ड, एक आपका, एक रिटायर्ड सेशन में। मैंने कहा ये जो अफसर है जो, ये तो तत्कालीन मुख्यमंत्री का दूर का रिश्तेदार है, वही लगेगा। फिर मैंने सोचा यार होम सेक्रेटरी ने मेरा बायोडाटा मंगवाया था, क्यों मंगवाया था, यानी जी चौड़ा साहब भी उस टाइम विपक्ष नेता बनाते थे, चौड़ा साहब ने और कि पवन बंसल, उनकी बात से आपको वैल्यू नहीं होती, स्पीकर और सीएम का है, वही होता है। मेरा नाम भाई साहब, एक एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ द कंट्री, वो सर्च कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, वो मैं नहीं लगा, जिसको सीएम जाता वो लगा। ये सब दिखावा होता है, बीसीसी लगने सर्च कमेटी बनेगी, सब इंफॉर्मेशन कमीशन बनेगी, राइट टू सर्विस कमीशन बनेगी, एक्सपीएससी के मेंबर बनेगी। कुल मिला के सत्ता को सलाम है कि जो अब मैं सत्ता आपको में है एक या दो सत्ता जिसको जो चाहिए। मेजर मैं खबरें मैंने ब्रेक किया बताएंगे, जी, ये मैंने बताया पाइप स्कैनर में, सबसे जुडिशरी से लोग डरते हैं बड़ा, मानहानि कर देंगे। सर इस लंबे कैरियर में हम्म, वो जो टॉप ब्रेकिंग खबरें आप माने कि जो आपने खबरें ब्रेक की हैं, जिन पर आप आज एक गर्व भी महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपने सही में एक जिम्मेदारी निभाई है, वो खबरें कौन सी? मैं एक तो जिक्र 1980 में मैं जींद में था कि अंग्रेजी अखबार का रिपोर्टर, नरवाना में जहरीली शराब कांड हो गया, 50 लोग मरे, काफी लोग अंधे हो गए। तो मैं जींद घूम रहा था, तो सर्दी के दिन थे, एक मेरा मित्र मैंने कहा कोट दे, मैं सर जाऊँ उसका कोट, मैंने 20 रुपये दी, मेरा किराया नहीं है, मैं मांग लेता हूँ ऐसे, नहीं है तो किराए के लिए मांगे हैं, कोई रिश्वत थोड़ी मांगी है। तो मैंने खबरें वबरें की, तो मेरे को पता लगा उस टाइम वो जिले का एसपी डीसी सब पेरोल पे थे माफिया के, एक्सेप्ट संजय कोठारी जो एसडीएम थे, आजकल चीफ विजिलेंस कमिश्नर पाठक है हमारे मतलब, वो बड़े सख्त अफसर थे, उन्होंने कहा रेड मारो। जो डीएसपी था वो बदल से मिला हुआ था, उसने फोन कर दिया ठेकेदारों को, भाग जाओ हम रेड मारने आ रहे हैं, संजय कोठारी प्रेशर है। तो मेरे को ना किसी उनके छोटे मुलाजिम ने बता दिया, सर अटेंडर होता है मतलब, सर ऐसे फोन किया साहब ने, तो मैंने खबर ले दी, ये फोन किया। मनीराम बागड़ी एमपी ने वो खबर 80 की बताता हूँ, आज से 42 साल पहले पार्लियामेंट में काम हो गया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बंगाल को धमकाया, डीएसपी सस्पेंड हुआ, मतलब मेरी खबर पे इतना बड़ा, चलो वो 80 की बात है। इस तरह बहुत खबरें की मैंने, लंबी लिस्ट है, कई घंटे लग जाएंगे आपको बताने में। तो एक बार हम कोशिश करेंगे ऐसे बार बार मैं आपके एक साथ मिनट बातचीत की दो जाए। किस्से बताता हूँ। मैं 92 में यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठा, जनसत्ता कार्यालय में, एसपी ऑफिस के पास एक बंदा आया शाम को, सर आपके कल के सारे कार्यक्रम में पहली बस से बैठ के आप टेंडर चलाओ। मैं क्या बात, कहता बड़े जी प्रीएम्पशन एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं ताकि हकशुफा का लोग केस लगे, कोई जो फायदा पड़े, क्योंकि कागज कभी अफसर ने भेजा, कहता है बंद साहब आए कागज जमा दिलवाएंगे। मैं गया तो मैंने देखा भी निकलवाई, एजेंडे में कहीं था नहीं, मैं क्या धोखा हो गया। फिर मैंने कहा ना खुले जी, करते क्या है, जो ऐसी आइटम होती है ना उसको टेबल एजेंडा लाते हैं। मैंने कहा प्रोसीडिंग निकालो भाई, प्रोसीडिंग में था, मैंने खबर थी कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बदलने जा रही है सरकार, वो उनको बेरिया, मैंने तो मामला उठा दिया, वो ड्रॉप हो गया। एक ना 92 में बजनाल जी मुख्यमंत्री, ये पीजीआई जो होता है हमारा, मेरे मानने के इसको डिस्ट्रॉय करने में हमें भजन लाल जी, थोड़ा बहुत हुड्डा के टाइम में, चला के टाइम में, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट बैठा बैठा इसका, और गरीब के लिए एक ही संस्था है जहाँ पे इलाज की जाती है। अब पॉलिटिकल लोग सीएम तो मैदान में चले जाता है भाई, मैं और आप तो नहीं जाते मैदान में। तो यहाँ पे ना भजन लाल जी क्या करा, कोटा रख दिया मेडिकल कॉलेज में, 8 सीटों का अपना सीएम कोटा, सारा प्रांतों में कोटा था। अब यार लोग इतनी मेहनत करते हैं, अदालतों में बैठते हैं, दिनरात पढ़ते हैं, तब जाके नंबर आता है। एक कोई बड़े नेताओं के इधर सबके 8 बच्चों को देखा दीजिए। मैं किसी मरीज के मेरे साथ आया था, किसी बंदे ने सर्जरी बताई, ऐसे से हो रहा है, उन्होंने भूभारती पत्रिका में लिखा था, मैंने खबर लिखी है, बहुत बड़ी खबर लिखी। उसके बाद इशू बन गया, नेक्स्ट ईयर से वो कोटा बंद हो गया। अब मैं आता हूँ लास्ट जिसमें बहुत पसंद हूँ, जुडिशरी का आमतौर पर मानते हैं न्यायपालिका है, कंटेम्प्ट कर देगी, डरते हैं लोग, बिल्कुल नहीं डरते अगर आपके पास तथ्य। अभी हरियाणा में क्या हुआ, जुडिशल अफसरों का जो चयन होता है वो एचपीएससी नहीं करती, कोर्ट ने अपना पद ले रखा है, वो एक अलग विषय है, कोर्ट नहीं ले सकती कि कानून के मुताबिक सिर्फ पब्लिक सर्विस का ही दिखा रहे हैं, कोर्ट को कानून ले रखा है। तो एक बोर्ड बना, मतलब इस 260 की करीब पोस्टें थी, उसमें 3 जज हाई कोर्ट के, एचपीएससी चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी और एजी हरियाणा, 6 बने, इंटरव्यू हो गया। 160 में आधी उन्होंने खाली रख ली, और 5-5 मिनट में इंटरव्यू निकलवा दिया।
जो मतलब 800 का 900 का और 200 का इंटरव्यू, जिनके रिटर्न में 505 नंबर है, उनको इंटरव्यू में 6 नंबर सिर्फ 6 ऐसा दिया। मेरे को पता लगा मैंने कहा चलो नंबर देना तो डिस्कशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, अनएथिकल था, इलीगल नहीं है। इलीगल पॉइंट कौन सा है मेरे को पता लगा नहीं। मैंने अफसर से चेक किया, क्रॉस चेक किया, मेरी साख है अफसर बता दिया। तो 6 का जजों ने 9 का पैनल बना दिया, 3 जज और डाल दिए। मेरे सामने होगी ना, क्यों बना दिया आपने 3 जज और क्यों ऐड कर दिया? दूसरा, आपने आधी सीटें खाली क्यों रख दी? क्यों खाली रख दी भाई? इतनी मेहनत करके लोगों ने रिटर्न पास किया है, 6 महीने बाद उनकी वो मेरिट लिस्ट खत्म हो जाएगी। वो इसलिए रख दी कि ताकि जो प्रभावशाली लोग थे उनके बच्चे LLB नहीं करे थे, ताकि जब वो LLB करे तब करे। फिर आपने 5 मिनट में इंटरव्यू बना दिया। यार जो बंदा रिटर्न में 500 नंबर ले रहा है, 5 मिनट आपने देख लिया कि इतना डफर है इसको ज़्यादा। वो मैंने खबर लिखी, कई खबरें लिखी। अब वो उस मुद्दे पे प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि नोटिस हो जाएगा। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने ऐसे, मेरा दिल दुखी हो गया कि मेरिट बच्चा मेरे पास आया कि मैं इतना पढ़ा, रिटर्न में 500 नंबर ले रहा हूँ, इंटरव्यू मेरे को 8 नंबर दिया सर, सिर्फ 8। सर, एक आपका पक्ष हमने सुना जो आपने खोजी पत्रकारिता का है, एक हरियाणा के सबरंग किस्सों का है, गुस्ताखी माफ का है। मैं अंत पे पूछना चाहूंगा इस कार्यक्रम के कि कुछ ऐसा जो आपके मन में रह गया और आप करना चाहते हैं, वो क्या है? नहीं, मेरा मानने में 65 वर्ष उम्र है, इतना करप्शन है हरियाणा में। और यहाँ का जवान है सीमा पे सबसे ज्यादा देता है। किसान बड़ा मेहनती है, मतलब कि प्राकृतिक साधन इतने हैं, NCR के पास है। अगर CM ऑनेस्ट हो, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हो पर आपने जो अगर बहुत गहरी बात है, बातें कहना, टॉलरेंस, करप्शन, वो एक अलग बात, जुमले हैं। अगर हो तो मैं कहता हूँ टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा यहाँ पे पड़ा है और स्वर्ग बन जाए रहना, मतलब कि। तो पर ऐसा मेरा मानना है कि जितना मेरा जीवन है, जो मैं सच्चाई को उजागर कर उसको मैं करूँ। मैं नहीं कहता बड़े चलो दावा नहीं करता, मेरे कहने से सरकार हिलती है या एक्शन होता है। मेरे को कभी इस बात का घमंड, मैं लिखता हूँ लोगों के सामने सच्चाई। तो छोटा राम जी कहते थे, एक किसान तू 2 काम कर, दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। दुर्भाग्य किसान ने बोलना सीखा, दुश्मन को पहचाना। किसान के दुश्मन सबसे बड़े उनके नेता हैं। उनके दिल्ली में, गुड़गांव में फार्म हाउस हैं, शाम को उनकी वो बीतती है 5 स्टार होटल में। अरबों खरबों के मालिक है किसान के नेता, जो है, जो भी किसी पार्टी के। किसान बेचारा वही का वही है, किसान का कुछ भी नहीं। तो अगली किताब आप इस पे लिखना चाहेंगे? मैं लिख रहा हूँ, मैं मर्की पुलिस हो रहा ना, क्योंकि अंग्रेजी के पाठक कहते हैं कुछ लिखो। इनसाइड शुरू रहना पुलिस, जब से रहना बना तब से पुलिस का एक खाकी वर्दी के सबरंग है किससे। तो मैं थोड़ा सामाजिक पक्ष का ही बताता हूँ, क्योंकि सामाजिक प्राणी है बंदा। एक सीरियल आया था, आपको याद हो, आपको तो इस लाइन से हो ना, आना इस देश मेरी लागो। चलो कंटेंट में नहीं जाता, उसमें ना एक सागवान गोत्र के लेके नाम लिखा था, कैरेक्टर नाम सागवान है, और बड़ी वाहियात बातें करी। और सागवान तो बड़ा प्रचलित सीरियल में पूरी कम्युनिटी को ऐसा दिखा के बदनाम करना वो ठीक नहीं था। मेरा दिल बड़ा, मैं व्यक्तिगत रूप से उस सीरियल के टाइटल को भी हरियाणा के लिए डिफेमेशन मानता हूँ कि ना जाना उस देश लाडो, मतलब वो इतना बुरा प्रदेश है, ऐसे बुरे लोग हैं कि जहाँ आपको जाना भी नहीं चाहिए। वो कथानक था, एक पूरी कल्पना की कहानी थी, वो कल्पना की कहानी को हरियाणा का बैकड्रॉप बना के कहीं ना कहीं हरियाणा की डिफेमेशन। मेरा ही मानना है कि बहुत बड़ी साजिश थी हरियाणा को बदनाम करने की। खैर चलो, मैंने वो, और ये दुर्भाग्य की बात थी कि कुछ हरियाणा के ही लोग उसमें शामिल थे। वो अपने रोजगार के लिए थे, लेकिन वो रोजगार हरियाणा मैंने वो मेरा बदनामी पे कमा रहे। मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ कि ये सागवान कम्युनिटी के लोग, बड़े डॉक्टर सागवान यहाँ पे डायरेक्टर थे, तो एक सागवान कम्युनिटी के लोग हैदराबाद आए, बड़े एमिनेंट हुए हैं डॉक्टर, कोरोना से आंख बनाते हैं। जब कलाम साहब आते हैं ना, वो शहादत में भी एक लंबा योगदान रहा है। मैं कहता हूँ नाम ही रहा हो, एक कम्युनिटी को बदनाम करना, नाम लेके, पर्टिकुलर नाम लेके। मैंने उस मामले को बड़ा उठाया सोशल मीडिया पे। तो मेरा एक संगठन था, मेरे को अब नाम था ले रहा, मैंने बनाया हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह में ना, उसके माध्यम से मैंने बहुत कर दिया। ट्रिब्यून अखबार ने बहुत मेरे को हाईलाइट किया, मैंने बहुत राजी, मैंने जो सूचना प्रसारण मंत्री अमेरिका सोनी को चिट्ठी ली, तो मेरे प्रयास से वो नाम उनको ड्रॉप करना पड़ा, स्क्रिप्ट उनको अमेंड करनी पड़ी। आपके पास बहुत सारे किस्से हैं, आपने क्योंकि इतनी बड़ा जो यात्रा जो आपने अभी तक पूरी की है और जो कुछ आपने देखा है, आपके साथ हमें बार बार मिलेंगे, बार बार आपके किस्से सुनेंगे, बार बार आपने जो योगदान। मैं एक किस्सा मजेदार सुनाना चाहूँगा, अच्छा करना। मैं चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं मंगलवार को पंचकुला अपने घर से चला, मेरा कोरम आता मंगलवार को, पता नहीं बुधवार को आएगा। PBX से फोन आया, मैं बड़ा बिजी था, फोन आया एक महिला की आवाज़, मैं घबरा गया, भाई मेरी वाइफ ने कहा होगा, घर से आया होगा, कोई ये सोचता है फोन आएगा, मतलब क्या है, कोई इमरजेंसी होगी, मोबाइल तक थे नहीं। मैंने कहा बादशाह क्यों फोन करा, मेरी वाइफ बोल रही, उधर से आवाज आई, आपने मेरे घरवाले का खिलाफ खबर लिख दी, तो गलत नंबर मिल गया। मैं आप कौन बोल रही हूँ, मैं चैन मुताबिक बोल रही हूँ,
चेयरमैन की घरवाली बोले, मैं समझा मैं कौन चेयरमैन, उसने नाम लिया, कहती पत्रकार भगवान नहीं होते। मैं तो कभी खाया नहीं भगवान होते। आप मेरे को शाम को मिलो 6 बजे, मैं पराई औरतों में मिलता नहीं, आपके पति मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनको जरूरत नहीं वो मिल लेंगे, मेरे को मैं मिल लूंगा। फिर मेरी वाइफ से पूछा इसको पता कैसे लगा भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। मेरा होम लेडी है, सिंपल बिरयानी है, और मैं उसको बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ कि मैं तो इतना निकम्मा सारा नहीं खबर लगा रहता, तो अभी घर की तरफ ध्यान भी दिया, मेरे बच्चे क्लास 1 ऑस्ट्रेलिया को प्रोफिलिया में मेहनत करके आए, मेरी वाइफ ने इनको एजुकेशन दी। एक वक्त मेरे पास बेटे को एजुकेशन दिलाने के 30,000 रुपये उसका कोचिंग दिलाने के लिए, जो अपनी मेहनत से करके आगे वो आगे निकल गए। तो मेरी भाई से पूछा जल्दी क्या, वो कहती 14 रन का फोन है, हमारा नंबर था 4108, जब बग गया थी 4108 अपने घर में संभाले, डर गई भाई, ये होता ना भाई एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ, ये होता ना वैसा। वो कहती क्या होगा, तेरे घर वाले ने मेरे घर वाले को खबर दी थी, तो मेरा फायदा कहती ले 14 बात सुन, खबर का महकमा उसका, मेरे को नहीं पता क्या लिखता जाने का। अगर मेरे घर वाले तो छेड़ी है तू, घर आना मेरे, दोनों चले गए बहने, 4 जो तो मैं 8 में मारूंगी इसको, दफ्तर में बैठा है, तो चलता रहता है। बहुत किस्से आए, लालच भी आए, जान खतरे भी आए, पर परमात्मा की कृपा से लोगों के प्यार से जिंदा है हम। 65 वर्ष की उम्र है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं आप, और भगवान करे आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, ताकि आप अपना जो नहीं, अगर इसी तरह सामाजिक योगदान है वो डॉक्टरों की निभा दुआएं मिलती रही तो टोनी क्या हमारे देते नहीं, पूरी रहेगी, और हमारी भी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक। तो क्योंकि समय रहता है सर टेलीविजन में, इसलिए आज के जी, लिए हम और चाहेंगे तो लंबे किस्से हैं, पूरी किताबें लिख दो, सारा दिन बोलते रहो। आपका किरदार ऐसा है, और आपसे हम चाहेंगे बार बार समय ठीक। आपके साथ आपका समय लेना। ठीक। तो आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत नमस्कार। धन्यवाद। तो ये थी आज की बातचीत सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार पवन जी के साथ। फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ, तब तक नमस्कार। हमारी माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग।